तो बेटा आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंजाइम का। व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स, व्हाट आर एंजाइम्स? तो बेटा आप बोलेंगे जो एंजाइम्स है ना, दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। सेकंड पॉइंट हम कहेंगे जो एंजाइम्स है ना, दीज आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये बेटा मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी चैप्टर बायोमोलिक्यूल में। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, दे हैव हाई मोलर मास। इनका मोलर मास काफी हाई होता है। फोर्थ हम ये कह सकते हैं, दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर। इन वाटर, ठीक है। तो ये सब बेटा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंजाइम्स की। अब इसके आगे आप देखिए, अब हम टॉपिक करेंगे जो एंजाइम्स है उसके एग्जाम्पल। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एंजाइम में फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है इनवर्जन ऑफ केन सुगर। इनवर्जन ऑफ केन सुगर। केन सुगर आप सभी को पता होगा क्या होता है, C12H22O11। C12H22O11 इसे हम बोलते हैं केन सुगर, ठीक है। तो ये आपका केन सुगर है और इसका हमें करना है इन्वर्जन, तो हमने इसमें ऐड कर दिया H2O और एरो पे मैंने लिख दिया इनवर्टेज। यहाँ कौन सा एंजाइम काम करेगा? इनवर्टेज। तो इससे बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक इसमें से होगा ग्लूकोज और एक इसमें से होगा फ्रक्टोज। एक तो ग्लूकोज होगा और एक इसमें से फ्रक्टोज होगा, ठीक है। कर लेंगे ना आप ये। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का। इसके बाद आप इसका सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे पास एंजाइम्स के। तो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। तो ग्लूकोज क्या होता है बेटा? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसमें हमने एंजाइम लगाया जाइमेज, तो इससे इथेनॉल बन गया 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस 2 मोल ऑफ CO2। तो ये इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी किससे? ग्लूकोज से। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हुआ बेटा। इसके बाद अब थर्ड एग्जांपल देखिए, इसी में ही बहुत से एग्जांपल है, कितने ही आप लोग कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। तो बेटा स्टार्च जो है ना, ये एक पॉलीसेकेराइड होती है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5N। ये O है, C6H10O5N। और इसमें हम N मोल ही किसके डाल देते हैं? H2O के। तो इससे हमारा N मोल बन जाता है माल्टोज। तो माल्टोज का फॉर्मूला बेटा
C12H22O11, C12H22O11, इसके 2 मोल कर लो यहाँ। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है डायस्टेज। कौन कन्वर्ट करेगा? डायस्टेज कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको 4th एग्जाम्पल इसका बताऊं, हमने यहाँ पे कोई और एंजाइम लिया तो उसका वर्क फंक्शन कुछ अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 4th मैंने मान लो ये लिया बेटा, मैं यहाँ पे ले लूं माल्टोज। माल्टोज क्या होता है भाई? C12H22O11 माल्टोज मैंने लिया, और मैं इस माल्टोज में यहाँ पे क्या करूं? वाटर ऐड कर दूं, प्लस मैंने इसमें ऐड कर दिया H2O। तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा माल्टेज, और इससे बन क्या जाएगा बेटा? 2 मोल ऑफ C6H12O6। माल्टोज जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, माल्टोज कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, किसकी हेल्प से? माल्टेज की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए माल्टेज। ठीक है, तो ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एंजाइम्स की। ओके, कर लोगे? तो ये आप कर लें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, किसी को पीडीएफ में कुछ साफ नहीं दिखता हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, कर लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसके आगे और एग्जाम्पल इसी के। हाँ भी, इसमें कुछ पूछना है क्या? नो मैम। चलो ठीक है, तो वैसे तो कॉमन ही टॉपिक है ये बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना एक बार। चलिए अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल तो हमारे हो चुके हैं। अब कुछ जनरल से एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे 5th एग्जाम्पल बेटा, आप सबको पता है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू, मिल्क किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में। और ये काम कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ऐसे में 6th एग्जाम्पल कर दूं, जो प्रोटीन्स है, आपको पता है ऑल द प्रोटीन्स आर अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स से अमीनो एसिड्स बनता है। मैं इसी को दोबारा लिख रही हूँ, प्रोटीन्स जो है इससे पेप्टाइड्स अमीनो एसिड्स भी बनते हैं। फिर फर्क क्या है दोनों के अंदर? अगर जो प्रोटीन्स है वो कन्वर्ट होता हो अमीनो एसिड्स में इन इंटेस्टाइन, तब तो वहां पे आपका एंजाइम काम करता है ट्रिप्सिन। लेकिन अगर प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो रहा हो स्टमक के अंदर, स्टमक में होगा, तो फिर वहां पे एंजाइम काम करेगा पेप्सिन। तो एंजाइम कौन सा काम करेगा? पेप्सिन काम करेगा। ऐसे ही हमने अब यहाँ पे 8th एग्जाम्पल ले लिया, जो मिल्क है। मिल्क से हम क्या बनाते हैं? चीज बनाते हैं, और ये काम कौन करता है? रेनिन। ठीक है, तो ये सारे आपके बेटा एंजाइम्स है। ये सारे आपके क्या है? एंजाइम्स है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इनहांस द रेट ऑफ, जो किसका रेट बढ़ा देते हैं बेटा? विच इनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, विच इनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप बेटा इसको कर ले, करना है तो आपको। ठीक है, कर लो बेटा एक बार आप इसे। ओके, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा। हाँ भी हो गया ये। कुछ पूछना हो इसमें? बस आपको एंजाइम्स के नाम याद करने हैं। वैसे टॉपिक बेटा लास्ट टाइम तो ये डिलीटेड था, इस बार का पता नहीं इसका क्या है, पर लास्ट टाइम टॉपिक ये डिलीट था। ओके, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट देखिए बेटा। बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो, अब 2 टॉपिक हमारे हो गए हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 3rd। मतलब हमने एंजाइम्स के एग्जांपल्स तो सारे कर ही दिए, अब हम एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं।
ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखिए बेटा, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ई है बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। जो हमारा एंजाइम है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो, किस तरह का एंजाइम होना चाहिए। तो कुछ जनरल सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि बेटा एंजाइम ऐसा हो जो हाईली स्पेसिफिक हो। मतलब भाई अगर आपको मिल्क से चीज बनाना है तो सिर्फ रेनिन ही ये काम कर सकता है। मिल्क से कर्ड बनाना है तो लैक्टोबैसिलस ये काम कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो जो एंजाइम्स है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हर एक लॉग की एक स्पेसिफिक की होती है, ऐसे हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसमें वो ही काम करता है और कोई काम नहीं करता। अब अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की, तो मैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कह सकती हूँ एंजाइम हम ऐसा लें जिसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा। ठीक है, पहला हो गया हाईली स्पेसिफिक, दूसरा हो गया हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी, भाई गाड़ी ऐसी हो फ्यूल तो कम से कम ले और एवरेज बहुत बढ़िया दे, ठीक है ना। तो जो हमारा एंजाइम होता है इसकी बहुत ही हाई एफिशिएंसी हो, मतलब कि फ्यूल तो लगे कम से कम लेकिन काम करे ज्यादा से ज्यादा, अमाउंट तो कम लिया जाए बट वर्किंग उसकी ज्यादा हो। ठीक है, अरे भाई ये कौन है? तो बेटा एंजाइम ऐसा हो जो हाईली स्पेसिफिक हो, जिसकी हाई एफिशिएंसी हो। थर्ड पॉइंट, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता हो, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में यूज होता हो। फोर्थ, अब एंजाइम ऐसा ना हो जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे काम करे या बहुत ही लो टेम्परेचर पे काम करे। जो एंजाइम वर्क्स करे एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, एंजाइम वर्क्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, ना तो उसे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए ना बहुत ही कम चाहिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करे। ठीक है, और जो नॉर्मल पीएच पे काम करे एंड एट ऑप्टिमम पीएच। ना तो पीएच बहुत कम हो ना बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किस रेंज पे काम करती है बेटा? तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये काम करती है 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 310 केल्विन पे। 37 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स क्या होगा बेटा? 310 केल्विन होगा। और अगर मैं बात करती हूँ पीएच की, तो पीएच कितना होगा? 7.4 होगी। ओके, पीएच होगी 7.4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भाई। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम। हाँ सर, एक बार देखना तो कोई बच्चा ही आ जाए कोई। नहीं नहीं, बिल्कुल मैम। अगला पॉइंट देखो बेटा, इसके बाद एंजाइम हमारा ऐसा हो जो एक नॉर्मल रेंज पे काम करे। ठीक है, और वो है ना कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है, और उस पर प्रमोटर का इफेक्ट ज्यादा पड़े और पॉइजन का इफेक्ट है वो कम से कम पड़े। तो आप क्या कहेंगे? विच इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। तो जो इंक्रीज कर दे एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो उस पे पॉइजन का इफेक्ट कम से कम आए। ठीक है, देखें 6th पॉइंट इसका, नो इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नो इफेक्ट ऑफ ए पॉइजन, उस पे पॉइजन का इफेक्ट कम से कम आए, और साथ में इंक्रीज कर ले वो एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर। 7th पॉइंट हम लिख लें, इंक्रीज्ड एक्टिविटी बाय प्रमोटर्स। अगर हमने कोई बाय चांस प्रमोटर उसमें डाल दिया है तो वो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे। ठीक है ना,
और लास्ट लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक एंड की मैकेनिज्म को ये फॉलो करे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम करेंगे बेटा वन बाय वन। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई एंजाइम्स की, एक बार आप इन्हें कर लें। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पेज करेंगे बेटा। अगला पॉइंट हमारा हो गया ये आपका। नेक्स्ट है इसके बाद, एक मिनट में इसको रब कर लूं। हाँ भी, इसमें कुछ पूछना है क्या? ऐसे तो कुछ है ही नहीं, बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है, ये चैप्टर ही इजी सा ही है। कोई डाउट हो तो बता देना भाई। चलो आप देखो आगे। नोट्स में नहीं है क्या मैम? बेटा मैंने आपको बताया था साहिल, तुम्हारी मर्जी है। देखो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लें। चलिए देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, बायो वाले बच्चों ने सब ने पढ़ रखा होगा, 11th में उन्होंने पढ़ा होगा लॉक एंड की हाइपोथेसिस। पूरा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का, तो वहां उन्होंने ये सब पढ़ा होगा। तो अब हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, क्या मैकेनिज्म है? बड़ा सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। देखिए बेटा, लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे हर एक लॉक की एक स्पेसिफिक की होती है ना, ऐसे ही हर एक रिएक्शन का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, वही काम करता है और कोई काम नहीं करता उस पे। अब देखिए इसकी कहानी क्या है, सब ध्यान से देखना बेटा। ये हमारा एक एंजाइम है। ये एंजाइम हमारा काम करता है कैटालिस्ट की तरह, या आप कह सकते हो ये एक लॉक की तरह काम करता है एंजाइम। ठीक है, इट बिहेव लाइक एज ए लॉक। अब तुम देखो इसमें ना कुछ एक जगह इसकी खाली पड़ी हुई है, तो जो जगह इसकी खाली है उन्हें बोलते हैं इसकी एक्टिव साइट। यहाँ पर ये जगह खाली है ना, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। ऐसे ही नीचे वाले ये भी इसकी क्या है, एक्टिव साइट ही है। हो गया, तो ये तो आपका एंजाइम है, प्लस हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। इस तरीके से बेटा, ये है हमारा एक सबस्ट्रेट, और ये काम करता है रिएक्टेंट की तरह, या ये काम करता है लाइक ए की, लाइक एज ए की। अब क्या होता है, जो ये इसकी एक्टिव साइट है, ये फंक्शनल ग्रुप की बनी होती है, तो जो लोक में एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट में जाके कौन फिट हो जाएगा? की फिट हो जाएगी। लोक की एक्टिव साइट में जाके भाई कौन फिट होगा? की तो फिट होगी। तो अब देखो, जब की यहां जाके फिट होगी तो क्या बनेगा? देखिए, ऐसा हमारा एंजाइम था, और अब इसमें जाके की फिट हुई, तो क्या बनेगा बोलो? जो ये वैकेंट स्पेस था ये वाला, यहां पर की फिट होगी, अब होगी ना, तो ये क्या बन गया बच्चों? ये ई एस कॉम्प्लेक्स बन गया। ई मैंने बोला एंजाइम को, और एस मैंने बोला सबस्ट्रेट को, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो ई एस कॉम्प्लेक्स इससे बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा अगली स्टेप में क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए ये टॉपिक पूरा 10 मिनट में पूरा ही होगा बेटा। देखो, अब फिर से जो ये एंजाइम है ये हमारा एज इट इज है। ठीक है, और जो ये हमारा सबस्ट्रेट है, जो ये हमारा रिएक्टेंट था, अब ये दो हिस्सों में टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। कैसे, वो आप समझे बेटा। तो ये हमारा एंजाइम था, ठीक है, और ये जो था हमारा रिएक्टेंट था। अब इसे धीरे धीरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी। इससे धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू होगी, और ये यहां से हटना शुरू हो गया। कैसे, देखिए बेटा, 1 मिनट। चमन बेटा बार बार एडमिट होता रहता है, क्या बात है?
देखिए तो यहाँ पर जो है ना इस प्रोडक्ट ने टूटना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये क्या हुई, एंजाइम और प्रोडक्ट की एसोसिएशन होने लगी, एंजाइम और प्रोडक्ट की एसोसिएशन हुई। और फाइनल स्टेप में क्या होगा, अब मैं इस बार ना इसी से बना देती हूँ। देखिए मैंने इस बार ग्रीन यूज नहीं किया। एंजाइम अलग, प्लस में इससे 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, प्रोडक्ट के। तो ये तो बन गया प्रोडक्ट, और ये क्या बच गया, एंजाइम। ये एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो गया, ये एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो गया नेक्स्ट रिएक्शन को करवाने के लिए। तो एंजाइम लॉक की तरह काम करता है, सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है वो टूटना शुरू कर देता है। और जब ये कॉम्प्लेक्स टूटने लगता है तो उससे क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। और फाइनली प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन जाएगा और जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाएगा पूरा प्रोडक्ट के अंदर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये एक्टिव साइट्स क्या होती है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ एक्टिव साइट्स। जो ये एक्टिव साइट्स है ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। जैसे कि COOH हो गया, NH2 हो गया, OH हो गया, SH हो गया, ठीक है। और ये सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ती है वीक वांडरवाल फोर्स से। इन सब में कौन सा फोर्स होता है, वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। जो ये एक्टिव साइट रिएक्टेंट से आके यहाँ जुड़ी है ना बेटा, तो कौन से फोर्स से आके जुड़ी है, ये वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आके ये जुड़ी है। ओके, कर लोगे ना। ठीक है, तो ये आप कर लेना बेटा। ओके, हो जाएगा। तो आज आपका ये टॉपिक पूरा हुआ एंजाइम्स वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ सिंपल टर्म्स 2-4 और भी बची है, बस 2 ही लाइन है, मैं साथ साथ करवाई देती हूँ। एक बार इसे रब कर दूं, फिर ये टॉपिक आपका पूरा ही हो जाएगा। देखिए बेटा, बस 2 मिनट का काम हो रहा है। तो अब हम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन करेंगे। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन 2 ही स्टेप में ये हो जाएगी, 2 स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप में क्या है, जो ये एंजाइम है E, ये सबस्ट्रेट S के साथ जुड़ेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और उससे ES बन जाएगा। ये रिएक्शन फास्ट है और रिवर्सिबल है। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना ES, ठीक है। E यहाँ पे क्या है बेटा, एंजाइम, और S यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो ये ES कॉम्प्लेक्स बना ना, ये टूट जाएगा। डिसोसिएशन ऑफ ES complex into product, डिसोसिएशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट। तो क्या होगा, जो ये आपका ES है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इससे धीरे धीरे एंजाइम और प्रोडक्ट की एसोसिएशन शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये E+P में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था आपका, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स था। इससे धीरे धीरे क्या हुआ, एंजाइम और प्रोडक्ट की एसोसिएशन होनी शुरू हुई और फिर फाइनली एंजाइम अलग बच गया और जो प्रोडक्ट है वो अलग बन गया। और जो ये वाली रिएक्शन है वो स्लो है एंड रेट डिटरमाइनिंग, स्लो है एंड रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है। तो ये आप कर लेना बेटा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। जो पीछे करवाए ना वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस,
ये बेटा उसी से किया है, सेम वही चीज है ये।